2 फेज के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब तीसरे फेज के बीच में करीबन 10 दिन का गैप है। और ये 10 दिन हमारे चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि 12 राज्यों में 95 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनके नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी उम्मीदवार अपनी तैयारी के साथ अब चुनाव मैदान में सामने हैं। इस फेज में जाने से पहले क्या आपको अब चुनाव अभियान एक नए अंदाज, एक नए कलेवर में दिखाई देगा? आपको याद होगा 19 तारीख को अपने इसी शो में हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की प्रक्रिया के दौरान ही दूसरे चरण के मतदान के लिए अपना गियर बदल दिया था साहब, और 3M फैक्टर जो बहुत पॉपुलर था उसको आगे बढ़ाते हुए 4M फैक्टर पर चले गए थे। तो हमने वो 3M फैक्टर क्या आपके सामने रखा था? पहले चरण के मतदान में 3M फैक्टर था मटन, मछली और मुगल। इन 3 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव को केंद्रित करने की कोशिश की थी और इस पर पूरा ओवरऑल जामा था विकास का। जो कहा वो किया, जो कहा है वो करके देंगे, मोदी की गारंटी, ये 3M था। यानी हर चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ते हुए 3M और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव को एक प्रसार के तौर पर आपके सामने रखा। जब दूसरे चरण में पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 तारीख को ही अपना गियर चेंज कर दिया और उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पकड़ा और वहां से बातें निकालनी शुरू की और कांग्रेस पर प्रहार शुरू किया। यहां आया 4M फैक्टर। कांग्रेस का मैनिफेस्टो M, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री M, मंगलसूत्र तीसरा M और मुसलमान चौथा M। ये चारों मुद्दे दूसरे चरण में बहुत हावी रहे। आपने देखा किस तरह से जबरदस्त बयानबाजी हुई और इसके आधार पर सैम पित्रोदा ने आग में घी डालने का काम किया। सैम पित्रोदा ने जब यह कह दिया कि हम सबको इस बात पर विचार करना चाहिए जैसा कि अमेरिका में होता है, और चूंकि मैं अमेरिकी नागरिक हूं इसलिए इस पर विचार होना चाहिए कि क्या भारत में भी विरासत कर लगना चाहिए, इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए। बस इस मुद्दे को लपकते हुए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष की जो हवा खोली वो देखने लायक था। कांग्रेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन के जुमले को जिस तरीके से इनहेरिटेंस टैक्स के साथ जोड़ा गया, ये एक नया प्रचार का माध्यम बना और इसके आधार पर चीजें आगे बढ़ती गईं। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें नया क्या है? नया आज से शुरू हो गया साहब, आज से नहीं यानी कि कल से ही शुरू हो गया है। एक और फैक्टर जुड़ गया है। अभी तक हमने आपसे क्या कहा था? 4 फैक्टर हैं। 4 फैक्टर में मैनिफेस्टो, मनमोहन सिंह, मंगलसूत्र, मुसलमान। 5वां फैक्टर मनी। आप कहेंगे पैसा क्या है? आपने गौर नहीं किया होगा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कई रैलियों में इस बारे में कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान से जो राजस्व एकत्रित किया जा रहा है, जो कि सरकार के पास जमा है, जो काला धन है, जो भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित किया हुआ धन है, वो सरकार के पास है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि उसे जनता के बीच बांट दिया जाए। मनी, प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो आपके सामने हम दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए उन्होंने क्या कहा। जिन्होंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। ये जो भ्रष्टाचारी है, इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है, जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। इंडी गठबंधन वालों का मकसद है देश के लोगों से छीनना, उन्हें तरसा कर रखना और खुद की तिजोरी भरना। ऐसा कोई काम नहीं है जो बंगाल में बिना कट कमीशन के होता हो। यहां तक कि इन्होंने किसानों तक को नहीं छोड़ा। तो आप देख रहे हैं तीसरे चरण के लिए भ्रष्टाचार और विपक्षी सरकारों को और विपक्षी पार्टियों को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेर रहे हैं, और यहां पर मनी फैक्टर काम आता है। देखिए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था?
कांग्रेस ने कहा था कि देश के सभी संसाधनों पर देशवासियों का हक है, लेकिन जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उनका ज्यादा हक बनता है, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ाना जरूरी है। और उसमें से भी जो बहुत ही अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, उनके लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से दूसरे चरण में इस्तेमाल किया, इसके लिए मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसे अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से तीसरे चरण में इस्तेमाल कर रहे हैं, यह आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री जब यह कह रहे हैं कि मोदी जल्दी काम कर रहा है, सोच रहा है कैसे उस पैसे को वापस जनता के पास दिया जाए जो कि भ्रष्टाचारियों से सरकार निकाल कर ला रही है, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात यहां भी हो रही है। लेकिन इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी जुड़ जाती है, जो कहते हैं वो करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए, सोच लीजिए कि 50,000 करोड़ रुपए सरकार ने भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल कसकर एकत्रित की। अब इस 50,000 करोड़ को जनता के बीच पहुंचाने का कोई और मैकेनिज्म भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ले आए, तो ये पैसे आपके पास पहुंचेंगे, आपकी जेब गर्म होगी, आपको अच्छा लगेगा। इट्स अ फील गुड फैक्टर सर। जाहिर सी बात है, जब ये फील गुड फैक्टर की उम्मीद आपके पास होगी तो आप मतदान किसको करेंगे? इसको कहते हैं क्लेवर इलेक्शन मैनेजमेंट। कैसे एक आइडिया को आपके दिमाग में रखा जाए और उस आइडिया के आधार पर आपको बताया जाए कि देखिए हम आपके लिए ये भी कर सकते हैं। यह आधार बताता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम फेज 3 में जा चुकी है। एक बार फिर गेयर बदला गया है और एक बार फिर लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि देखिए हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जबरदस्त काम कर रहे हैं। उनको नकेल कस के उन्होंने आपके जो पैसे छीने, उन पैसों को हम आपसे उनसे लेने वाले हैं, और जब उनसे लेंगे तो ये पैसे हम आपको देंगे, ये पैसे हम इकोनॉमी में डालेंगे, इस पैसे से देश में तरक्की होगी। यानी कि उम्मीद की किरण है, पॉजिटिविटी है, और ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का अगला एम फैक्टर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि तीसरे चरण के जो मतदान होने वाले हैं, उसमें असम में 4 सीटें होंगी जिस पर मतदान होगा और असम का चुनाव खत्म हो जाएगा। बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 8 सीटें, उसके बाद छत्तीसगढ़ का चुनाव खत्म। गोवा की सभी सीटों पर चुनाव खत्म। गुजरात की 26 सीटों पर चुनाव होंगे और खत्म। कर्नाटक की 14 सीटों पर चुनाव होगा और कर्नाटक के चुनाव खत्म हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होगा, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और बंगाल की 4 सीटों पर मतदान होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगले चरण तक ऑलमोस्ट आधे भारत में चुनाव की प्रक्रिया लगभग खत्म होती हुई दिखाई देगी, और ये तीसरे चरण का मतदान देश को एक नई जागरूकता भी देगा। और इसमें खास करके हमें यहां पर जिक्र करना चाहिए गुजरात का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों की साख होगी। 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 14 और 19 दोनों में जीती हैं। इस बार भी उनकी उम्मीद यही होगी, और इसका खुलासा अभी से हो चुका है, क्योंकि एक सीट तो पहले ही जीत चुके हैं सूरत की बिना किसी बात के। तो जाहिर सी बात है अब 25 सीटों पर दाव है, और यहां बहुत जबरदस्त तरीके से इसे करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई देगी।